नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज बात करेंगे नशा मुक्ति केंद्र या यातना केंद्र। आज हम एक ऐसी खबर पर सवाल उठा रहे हैं जो सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि सिस्टम की चुप्पी और लापरवाही का आईना है। पीएचयू में एमए कर रहा 27 साल का छात्र आदित्य गोस्वामी, जिसे नशे से बचाने के लिए परिवार ने नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया, वो आज लाश बन चुका है। सवाल यह है कि नशा छुड़ाने गया था या जान गंवाने। आदित्य गोस्वामी मानव विज्ञान का छात्र पिछले 2 साल से नशे की लत से जूझ रहा था। परिवार ने सारनाथ के बुद्धा सिटी कॉलोनी स्थित जन सुधार नशा मुक्ति केंद्र में 19,000 रुपए महीना देकर भर्ती कराया, लेकिन भर्ती के बाद मां बाप को उससे मिलने नहीं दिया गया। अलग अलग बहाने बनाए गए। वीडियो मांगा तो दूर से किसी सोए व्यक्ति की फुटेज दिखा दी गई और फिर शुक्रवार सुबह केंद्र संचालक का फोन आता है, आदित्य को दिल का दौरा पड़ा है। लेकिन जब परिवार अस्पताल पहुंचता है तो सच्चाई कुछ और होती है। अस्पताल में मौजूद लोगों का कहना है कि आदित्य को मृत अवस्था में लाया गया। शरीर पर कई चोटों के निशान थे। स्ट्रेचर से शव उतारकर कार में डाला जा रहा था। परिवार का आरोप है कि आदित्य के साथ पूरी तरीके से मारपीट की गई। उसे बंधक की तरह बनाकर रखा गया और पीट पीट कर उसे मार डाला गया। पोस्टमार्टम में भी चोट से मौत की पुष्टि हुई है। अब केंद्र का पक्ष भी सुनिए। काउंसलर का दावा है कि आदित्य ने भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद वो छत से कूद गया, चोट लग गई, सुबह नहाकर सो गया, फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सवाल यह है कि अगर वो घायल था तो डॉक्टर क्यों नहीं बुलाए गए, परिवार को सूचना क्यों नहीं दी गई, मिलने से क्यों रोका गया। और सवाल सिर्फ आदित्य का नहीं है, यह नशा मुक्ति केंद्र वैध है या भर्ती लोग कर्मचारी कैसे बन गए, इलाज की कोई मेडिकल व्यवस्था क्यों नहीं है, सीसीटीवी डॉक्टर रजिस्टर कहाँ है, कितने ऐसे केंद्र बिना निगरानी के चल रहे। आज 45 लोग इस केंद्र में भर्ती हैं। अगर आज आदित्य के साथ हुआ तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। सवाल है कि क्या नशा मुक्ति केंद्रों पर कोई सरकारी नियंत्रण है? क्या गरीब और मजबूर परिवारों को ऐसे केंद्रों के भरोसे छोड़ दिया गया है? क्या ये एक सिस्टम फेलियर नहीं है? इलाज के नाम पर मौत कब तक? इलाज के नाम पर अत्याचार बंद होना चाहिए। नशा मुक्ति केंद्रों पर सख्त निगरानी जरूरी है। क्या पहले भी इस केंद्र से शिकायतें आई थी और अगर आई थी तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो वो कुछ बोल नहीं रहे थे। बगल में दूसरे परिजन थे, उन्होंने कहा कि ये तो मरा हुआ है और इसे मरा हुआ ही लाए हैं। तो और फिर बच्चे को जब हम लोगों ने देखा पूरा खोल करके, तो जगह जगह चोट के, भयंकर चोट के निशान, जिसे कहते हैं 3rd डिग्री में उसे टॉर्चर किया गया। बच्चे को हम कपड़े में भेजे थे और हमें जो बच्चा गाड़ी में मिला वो निर्वस्त्र था, एक बरमूडा पहने हुए। अभी क्या मांग है? हमारी मांग है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जन सुधार नशा मुक्ति केंद्र और बनारस में जितने अवैध नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। किसी भी परिजन को, जो वो खुद ही अपने बच्चे से दुखी हैं, अपने परिजनों से दुखी हैं नशे की वजह से, उन्हें और न दुखी किया जाए। 112 के माध्यम से थाना सारनाथ पे एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना में बताया गया कि एक मृतक को दीर्घायु हॉस्पिटल पे लाया गया। सूचना पर आकर जब पुलिस टीम दीर्घायु हॉस्पिटल पे गई तो वहां पर मृतक के माताजी प्रतिभा गोस्वामी मिली। उन्होंने बताया कि उनका बेटा आदित्य गोस्वामी, जो कि 27 वर्ष का है, उसको उन्होंने जन सुधार नशा मुक्ति केंद्र बुद्धा सिटी सारनाथ में कुछ ही दिन पहले एडमिट कराया गया था। वहां पे नशा मुक्ति केंद्र के जो संचालक है और उसके साथियों द्वारा आदित्य गोस्वामी के साथ मारपीट की गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसी क्रम में पीड़िता से तत्काल तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग के जांच के क्रम में जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और अन्य एविडेंसेस की जांच की गई तो तथ्य सही पाया गया और जांच के क्रम में मुख्य संचालक युवराज, उसके साथी कुमार सौरव और जितेंद्र गुप्ता को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना ये कबूला कि उन्होंने उनके साथ मारपिटाई की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही तथ्य सिद्ध हो रहा है। तीनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। और आज जिस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। एमसी द्विवेदी, पूर्व डीजीपी विनीत मिश्रा एडवोकेट और रविंद्र चपराना सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
शुरुआत एमसी द्विवेदी जी से करना चाहूंगी मैं। एमसी द्विवेदी जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया है, कई नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं और ऐसी घटनाएं आए दिन अक्सर देखने को मिलती हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में किसी का भी कोई जोर बस नहीं चलता और कानून के दायरे के बाहर किसी को केंद्र में बंधक बनाकर रखना और उसके बाद उसकी पीट पीट कर इस तरीके से हत्या कर देना कितना जायज ठहराते हैं इसे? वॉलंटरी होते हैं, पेरेंट्स खुद ही लाते हैं, तो रखने में कोई ऐसी बात नहीं है। जो जिस आदमी को नशा मुक्त कराना है उसके लिए मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा रखना ही पड़ेगा। परंतु ये अवश्य ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर या तो पर्याप्त प्रबंध नहीं थे देखभाल के जो नशेड़ी हैं उनके, और दूसरा ये है कि मतलब ये अगर मारपीट हुई तब तो बहुत ही गंभीर विषय है। अगर मारपीट नहीं हुई, आपने दूसरी बात बताई कि छत से कूदने वाली, वो भी लाइकली है, क्योंकि जिसको न दिया जाए आदत हो और वो ऐसा काम कर सकता है, कूदने का फादने का बहुत कर सकता है। लेकिन उस हालत में भी ऐसा प्रतीत होता है कि तुरंत ही उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई या अवेलेबल नहीं थी, जो भी है। तो या एक तो है ऐसा पर्याप्त प्रबंध नहीं प्रतीत हो रहे हैं वहाँ पर, और दूसरा ऐसा ही प्रतीत होता है कि नेग्लिजेंस है, लापरवाही है। अगर तुरंत ही उसको ले जाते तो हो सकता है कि दूसरा परिणाम होता है। जी बिल्कुल एमसी द्विवेदी जी, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें साफ तौर पर है कि जो चोट के निशान मिले हैं उनकी वजह से ही मौत हुई है। और छत से कूदना जो है वो उसे वैलिड नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि डॉक्टर्स को भी नहीं बुलाया गया, पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया। और पेरेंट्स का ये दावा है कि इससे पहले जब उससे मिलने के लिए कहा गया तो मिलने भी नहीं दिया गया। तो उस तरीके की चीज़ें हैं और सवाल ये है कि अब कार्रवाई किस तरीके से होनी चाहिए यहाँ पर? देखिए, न मिलने देने का कारण मेरी समझ में नहीं आता है, क्या कारण हो सकता है, क्योंकि तब तक तो चोट संभवतः नहीं थी, या तो पहले ही चोट लग चुकी हो, क्योंकि वो तो न मिलने देने की बात तो 1-2 दिन पहले की ये कहा जाता, इतवार को संडे को नहीं मिलने देते। तो लेकिन अगर ये बातें सब सही, देखिए पूरी जांच बिना किए या कोई हमारी तरफ से कह देना कि ऐसा हुआ है, ये तो उचित नहीं होगा। लेकिन जैसा प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से वहाँ पर पर्याप्त प्रबंध नहीं थे देखभाल के, और दूसरा यह है कि लापरवाही बाद में हुई, उसको चोट लगी, जैसे भी चोट लगी हो, जिस प्रकार भी लगी हो। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का केस बन सकता है, मतलब यहाँ तक बन सकता है। अगर मतलब मारा पीटा या कुछ किया है तो गैर इरादतन हत्या का केस बन सकता है और उसके अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। दूसरे इनका मैं नहीं समझता कोई लाइसेंस इसका, मुझे पता नहीं कि होता है या नहीं होता है, या इनके पास था या नहीं। इसको बंद करवा देना चाहिए इस तरह के नशा मुक्ति केंद्र के जहाँ पर्याप्त प्रबंध ना हो। तीसरा ये है कि जो विभिन्न नशा मुक्ति केंद्र अगर जब नोटिस में आए हैं तो उनका कोई जांच होनी चाहिए, और ये कोई कमेटी ये देखे कि क्या क्या आवश्यकताएं हैं कि किसी नशा मुक्ति केंद्र के लिए। क्या वहाँ डॉक्टर होना चाहिए, वहाँ नर्स होनी चाहिए, वहाँ देखभाल होनी चाहिए उन लोगों की जो नशे में आते हैं, तो इन सब के प्रबंध होने चाहिए। कपड़े न होने का कोई हमारी बात समझ नहीं आती है कि कपड़े जब पहन के गया तो कपड़ा कोई निकाल तो लेगा नहीं, किसी हो सकता कोई कारण विशेष हो जिससे निकाल गए, ये तो वहां से जांच से ही पता चल सकता है। कोई कपड़ा ऐसी बहुमूल्य चीज नहीं है कि उसको कोई निकाल देगा या अलग कर देगा। जी ठीक है, वापस आते हैं विनीत मिश्रा हमारे साथ एडवोकेट जुड़े हुए हैं। विनीत जी, अगर हम बात करें तो ऐसे मामलों में क्या कुछ प्रावधान है हमारे कानून में? हाँ, नमस्कार जी, धन्यवाद। आपने इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे पे समाज के आपने इस पे मुझे आमंत्रित किया और बोलने के लिए बताया। इसमें सबसे बड़ी बात गंभीरता की ये है कि अगर नशा मुक्ति केंद्र, पहले गार्जियन के लिए जानना जरूरी है कि नशा मुक्ति केंद्र कैसे अपने बच्चे के लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए जब हम ढूंढने जाते हैं तो उसकी क्या निगरानी करें। गलतियों पे तो हम आएंगे कि क्या मिस्टेक हुई, लेकिन सबसे शुरुआत वहीं से हो जाती है कि नशा मुक्ति केंद्र हम कैसे ढूंढे। और जहां तक नशा मुक्ति केंद्र का, जैसा कि
द्विवेदी जी ने बताया अभी कि लाइसेंस क्या होते हैं, इसके मानक बड़े कठिन हैं। और कठिनता में यह है कि जिस प्रकार ये बताया जा रहा है कि बेटे उनका आदित्य जो है गिरा और गिरने के बाद चोट लगी या जो भी कुछ हुआ, तो वहां पे एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स की हमेशा 24 घंटे तैनाती होनी चाहिए और प्रॉपर एक मेडिकल की व्यवस्था होनी चाहिए। इसको जस्ट लाइक एक हॉस्पिटल जैसा ही ट्रीट किया जाता है और उस वैसे एक मेडिकल का कड़ा लाइसेंस दिया जाता है। नर्सिंग स्टाफ होने चाहिए, ये नहीं कि बट ये मुनाफाखोरी के लिए इस तरह के लोग एनजीओ बना करके एक समाज सेवी संगठन के माध्यम से और लोग नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं और मुनाफा बना रहे हैं। उसमें कोई ट्रेंड व्यक्तियों को ज्यादातर नहीं रखते। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है सभी के लिए, गार्जियंस के लिए, कि वो नशा मुक्ति केंद्र को कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं इस विषय पे। और जहां तक कि ये घटना है, इस घटना में कोई लापरवाही से मृत्यु की धाराएं नहीं लगनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है, मैंने अभी ये देखा भी नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मेरे पास नहीं आई, ना कि मेरे पास एफआईआर की कॉपी है अभी उपलब्ध। पुलिस ने 2-3 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुका है, इसमें ये सूचना है हमारे पास। तो अभी जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई धाराएं कमजोर नहीं लगेंगी और न कोई सजा कम की जाएगी। ये पूरी तरीके से हत्या का मामला ही दर्ज किया जाएगा और नहीं होगा तो इसको कोर्ट में साबित किया जाएगा वकील के माध्यम से। जो भी होंगे मजबूत वकील खड़े होंगे और वकील साहब उसको प्रूफ करेंगे। क्योंकि ऐसा ही अंसल का मामला था जो कि जब उपहार कांड हुआ था, उसमें भी लोगों ने लापरवाही का मामला मानते हुए सजा कम कराने की, लेकिन बाद में उसको गहन जांच हुई, उसमें लापरवाही न लेके सबके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हुआ। ठीक है, वापस आएंगे। विकी जी हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? साथ ही साथ ये जो नशा मुक्ति केंद्र संचालित था, इसकी अगर हम इसके बारे में जानकारी जानना चाहें तो क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है कि वहां पर कैसे पहले इस तरीके के मामले वहां पर हुए हैं? ये नशा मुक्ति केंद्र कब से संचालित है? जी यशी, बिल्कुल आपको बता दें कि वाराणसी में ऐसे नशा मुक्ति केंद्र तो सैकड़ों है जिसको बिना लाइसेंस लिए खोल दिए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो प्रशासन के लिए अब ये बना है, जो ऐसे जो केंद्र होते हैं जिनमें जो है परिवार के लोग तो पहले ही परेशान होते हैं, क्योंकि उनका बेटा कहिए चाहे कोई भी घर का सदस्य कहिए जो नशे की लत लग जाती है, लेकिन उनको नशे से दूर करने के लिए जो सबसे बड़ा केंद्र होता है, जो नशा को छुड़ाने के लिए केंद्र होता है, जिस तरह से जिसका उपचार करने हेतु जो उनके परिवार के लोग होते हैं वो वहाँ उनको भर्ती कराते हैं और साथ ही साथ जो उसकी फीस होती है वो फीस भी देते हैं। 19,000 रुपया हर महीने इनके परिवार के द्वारा दिया जा रहा था। जो पैकेज था 19,000 का लिया गया था। और इनकी माता जी जो है आदित्य की, आपको बता दें कि DGIC सैयद राजा की प्रधानाचार्य है। और ये जो आदित्य थे ये BHU से जो है मानव विज्ञान के MA का कोर्स कर रहा था और उसके इसी दौरान जो है लगभग 2 वर्षों में ये नशे का आदी हो चुका था, जिसके बाद ये नशे में कभी कभी इतना उग्र हो जाता था, इसके जो व्यवहार में परिवर्तन आया था, जिसके बाद जो परिवारजनों ने एक फैसला लिया कि इसको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया जाए, शायद वहां से इसकी नशे की जो लत है वो छूट सके। तो लेकिन किसको पता था कि नशा मुक्ति केंद्र में जाने के बाद उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा और उसको मार कर जो है हत्या कर, जिसका सब परिवारजनों का साफ कहना है कि उसकी हत्या कर उसको मृत जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराने ले गई थी, कि जिस तरह से इसका सामने ना आ पाए कि इसके केंद्र द्वारा मारपीट करके उसके वहां पे मारा गया है, अस्पताल के भर्ती कराया गया, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये तथ्य सामने आए हैं कि उसको मार कर मृत अवस्था में इसको हॉस्पिटल ले जाएगा था। जिसके बाद ACP कैंट द्वारा जो जांच की गई उसके बाद सुसंगत धाराओं में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उसमें से बरामद जो 2 राड पाए गए हैं, जिसके साथ उन्होंने कबूला है कि इसके साथ मारपीट किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो परिवार है उनको मिलने नहीं दिया जाता था वहां नशा मुक्ति केंद्र में। और उस दिन की भी वाकया आपको बताओ, जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी उनके परिवार के जो आदित्य की मौसी थी उनसे बात हुई, तो उनका कहना साफ साफ था कि हम लोग बीच बीच में मिलने भी आते थे तो किसी प्रकार से मिलने नहीं दिया जाता था, ना बात कराया जाता था। तो ऐसे केंद्रों पे जो है नकेल कसनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो भी अवैध चलाए जा रहे हैं। और ये सारनाथ के क्षेत्र में जो है ये चल रहा था नशा मुक्ति केंद्र, जिसको लेकर अब जो प्रशासन भी टाइट हो चुकी है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और जांच जो है लगातार बढ़ा दी गई है। और ऐसे जो कई केंद्र है अब सबकी जो है लगातार विधिवत जांच की जा रही है। जी बिल्कुल। विकी, इंतजार कर रहे थे आदित्य की मौत का कि आदित्य की मौत होगी, उसके बाद ऐसे नशा मुक्ति केंद्रों पर जाकर निरीक्षण किया जाएगा, जांच की जाएगी। ऐसे कई नशा मुक्ति केंद्र संचालित हैं जो वैध नहीं हैं, अवैध तरीके से चल रहे थे। और ये वाला जो नशा मुक्ति केंद्र है, क्या ये वैध था, क्या इसको लाइसेंस था? इस पर बातचीत करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो लासर होता है।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र या यातना केंद्र चर्चा इसी पर। और विकी डी हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए। विकी, ये जो नशा मुक्ति केंद्र था, क्या इसके पास लाइसेंस था? ये किस तरीके से संचालित था और कौन इसका संचालन कर रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी इसकी जांच चल रही है और जिस तरह से प्रशासन का कहना है कि लगातार जो कागज है, जो उसके लाइसेंस, उसको खंगाला जा रहा है कि क्या ये वैध तरीके से था। क्योंकि प्रथम दृष्टिया तो ये है कि अभी जो है सुसंगत धाराओं में 3 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया। इसके जो और भी लोग थे, जो सकलडीहा निवासी है, एक बिहार निवासी है, तो 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया और जो बाकी जांच की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। और इसमें जो है सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इसमें जो बदलाव भी किए जाएंगे, जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, इसके जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है, इसमें भी एक नियम लागू होना चाहिए। क्योंकि किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है जो नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया जाता है, लेकिन इन लोगों का जो है एक तो पैकेज में ये लोग देते हैं, घर के लोग जो पहले ही परेशान होते हैं क्योंकि नशे के लत उनको लग चुकी है, तो वो और अपने जो शरीर होती, जो दिनचर्या होती है नशे के हालत में, परिवार के लोग बहुत ज्यादा इसमें चिंतित होते हैं। दूसरी तरफ जो है नशा मुक्ति केंद्र में इस तरह का व्यवहार, जो कि उपचार हेतु एक माना जाता है नशा मुक्ति केंद्र, इसमें भी एक नियम लागू होने चाहिए, किस प्रकार से होने चाहिए, कब मिलने दिया जाना चाहिए और किस प्रकार से उसकी सुविधा होनी चाहिए। सारी चीजें नियम में बदलाव भी किए जाएंगे, ऐसा प्रशासन का मानना है। फिलहाल अभी जो जांच पूरी तरीके से चल रही है और इसको जो अगर वैध पाया जाएगा तो इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, रविंद्र चपराना जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? यशी जी, आपको और आपके पूरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। 2021 और 22 में पूरी यूपी प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर, हर जनपद में इसकी एक बार घटनाओं के काफी जोर पकड़ा था। और उसके बाद इनकी इंक्वायरियां जब स्टार्ट हुई तो ये जो कसाई खाने हर गली में, हर जनपद में, हर दूसरे मोहल्ले में खुले हुए हैं, इन पे रोक लगाने की कोशिश की गई थी। मगर कुछ दिनों बाद जो इनके ऑर्गेनाइजर हैं, जो इनके कसाई खाने जो इन्होंने चला रखे हैं, आप ये देखिए कि उनके परिवार से तो पैसा लेते ही हैं, उसके बावजूद ये गवर्नमेंट से भी पूरा बेनिफिट्स लेते हैं। इनको पूरा बेनिफिट ये मिलता है कि इनको दवाइयाँ और सुविधा, और तो बिजली की कटौती में, बिजली में भी इनको सब्सिडी मिलती है। उसके साथ साथ जब ये बोल रहे छत से कूद गया, वहां पर एक पैरामीटर बने हुए हैं, उसके कुछ नियम और कानून बने हुए हैं कि आपका कोई भी पेशेंट है वो छत पे नहीं जाएगा। इसके साथ साथ कई ऐसे कानून हैं जो इनको फॉलो करने पड़ते हैं। मगर बड़े अफसरों के साथ मिलकर ये जो एनजीओ चलाने वाले हैं, ये एनजीओ नहीं, कसाई खाना जो चलाने वाले हैं, ये लोग प्रशासन के साथ मिलकर मिली भगत से इनको अपना लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद ये इनके 5 स्टार होटलों की लिस्ट दिखाएंगे आप सभी लोगों को, जो जिनके बेचारे बच्चे नशा से परेशान होते हैं, उनको पैकेज भी बताते हैं कि आपका 19,000 का, 25,000 का, 30,000 का, इस तरह का पैकेज दिखाते हैं। और उस पैकेज में उस बच्चे को पीड़ित भी करते हैं, उसको कुछ देते नहीं है खाने वाने को। अभी इन्होंने उसके साथ जुल्म ही किया होगा जब ही वो मर गया। अदरवाइज कितने लोग हैं, अच्छे जो संस्थाएं बनी हुई हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं, जो कुछ अच्छा काम कर रही हैं, उसमें से बच्चे बहुत जल्दी 3 महीने 6 महीने में वो ठीक होके बाहर निकल जाते हैं। मगर इस तरह के जो अवैध कसाई खाने जो हर मोहल्ले में खोल दिए गए हैं, इस पे प्रशासन को और योगी जी को संज्ञान लेना चाहिए। और आपने जो आज एक नई एक परिभाषा मौत की जो दिखाई है इनको, कि इस तरह से भी लोग मरते हैं, इस तरह लोगों को वहां मजबूर लोगों को मारा जाता है। अभी इसमें इनकी पूरी अगर छानबीन की जाए तो इसको पता लगेगा कि इसके अंदर इनके क्या क्या रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया, इनको जमीन कहाँ से मिल गई,
इनको जो एनजीओ का और पैसा है, और कई संस्थाएं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो इनको वो भी देते हैं पैसा कि आप इनके बच्चों का ध्यान रखिए, और हमारी तरफ से लाखों रुपए का इनको दान मिलता है। उस दान की भी इनके जानकारी लेनी चाहिए कि इतना पैसा जब आप लाते हैं और सही जगह आप नहीं भिजवाते, और ये जो अभी बताया कि वो उसके चोट लगी हुई थी, तो एज ए हॉस्पिटल जिस तरह से हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, इस तरह से एनजीओ, ये जो एनजीओ वाले हैं उस तरह से इसको डेवलप नहीं करते, उस तरह से उनको ट्रीटमेंट देते नहीं है। हालांकि जितने भी नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं, आप बड़े बड़े नशा मुक्ति केंद्र में जाके अगर देखेंगे तो उनको ऐसे आपको लगेगा ये हॉस्पिटल की तरह बने हुए हैं, मगर ये कोई हॉस्पिटल नहीं होता इनके अंदर, कोई इनको सुविधाएं नहीं है इनके पास। ये बच्चे, मैं एक एनजीओ के पास अभी थोड़े दिन पहले ही हम गए थे मेरठ में, तो वहां देखा था गर्म पानी के लिए भी कोई गीजर नहीं लगा हुआ, पानी भी वो बर्मे का लगा हुआ है, और कई सुविधाएं उनकी जो होनी चाहिए। और जो नशा करके वो बच्चे आए हुए हैं, कुछ जो ठीक हो गए हैं, उनसे वहां काम कराते हैं, उनसे वहां सफाई करवाएंगे, उनको छोटी छोटी चीजों को इन्वॉल्व करके, अगर नहीं करेंगे तो उन्हें कसाईयों की तरह मारा जाता है। जो लड़कियां वहां कुछ है नशा मुक्ति में, उनसे खाना भी बनवाते, पोछा लगवाते, सफाइयां कराते हैं। ऐसे बहुत से एनजीओ में आपको बता सकता हूं जिसके अंदर इस तरह का अत्याचार होता है। पैसा उनके घर से मिलता है, अगर कुछ गलती कर दी तो उन्हें इतना मारा जाता है कि उनकी मौत हो जाती है। तो ये कसाई खाने हुए, ये कहाँ लोगों की सेवा करने के लिए एनजीओ बने हुए? तो इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, इसको उस पे हत्या का कानून के दायरे में इसको हत्या का इस पे क्या नाम है मुकदमा दर्ज होना चाहिए ऐसे गलत एनजीओ चलाने वालों को, जिन्होंने भ्रष्टाचार की अति कर रखी है। जो सब, और इसके साथ साथ किसने इसे लाइसेंस दिया? जो प्रशासन विभाग के लोग हैं उनके साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे बार बार निवेदन यही करता हूं कि जब कानून तोड़ते हैं तो कानून जिसने तोड़ने की इजाजत दी है सबसे पहले उसको शिकंजा कसना चाहिए। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मेरा एनजीओ मैंने पास करके दिया है, उस ऑफिसर को सस्पेंड टर्मिनेट भी करना चाहिए, उस पर भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। जब तक इस तरह के कड़े कानून नहीं होंगे तो हमारे जनपद में, हमारे यूपी के अंदर ऐसे ही मौत के ये कारखाने चलते रहेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और कहीं ना कहीं इस तरीके के जो नशा मुक्ति केंद्र है उन पर लगाम लगाने की भी जरूरत है। और मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही, और सीधे